So welcome you all in this class. Today we will discuss about social groups under course AEXT 5111. ठीक है, आप लोगों ने एक लाइन जरूर सुना होगा, ह्यूमन बींग्स और द सोशल एलिमेंट्स। मतलब कि जो भी मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी कहा जाता है। सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें एक साथ रहने की भावना होती है और उनकी यही भावना समूह या सोशल ग्रुप को जन्म देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो समूह होते हैं, यही छोटे छोटे समूह मिलकर समाज या सोसाइटी का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल लोगों का एकत्रीकरण या लोगों का आपस में जुट जाना ही समूह नहीं कहलाएगा या समूह का आधार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि जो भी लोग एकत्रित हो रहे हैं उनके बीच में अगर पारस्परिक संबंध है, किसी सामान्य हित के लिए अगर वो एकत्रित हुए हैं, कोई निश्चित उद्देश्य है जिस उद्देश्य की प्राप्ति उनको करना है, ये सारी चीजें अगर है उन लोगों में जो एकत्रित हुए हैं, और ये जो इनके सामान्य हित या उद्देश्य होते हैं वही सारे लोगों को आपस में बांध कर रखते हैं। और इस प्रकार से बंधे हुए लोग अगर एकत्रित हुए हैं और किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर अगर वो रहे हैं, तभी हम बोलेंगे कि वो सोशल ग्रुप है। तो यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं कि सोशल ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, सामाजिक समूह। यहाँ पर आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ सोशल ग्रुप्स। मतलब कोई भी सामाजिक संरचना होती है वो समूहों से ही बना होता है। मेन फंक्शन इन सोसाइटी थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रुप। कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के सदस्य के रूप में कोई भी कार्य करता है तो वो अलग अलग ग्रुप के माध्यम से ही करता है। सोशल ग्रुप्स आर द यूनिट्स आउट ऑफ विच सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह वह इकाइयां हैं जिससे समाज का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि सोशल ग्रुप्स के क्या तत्व होते हैं या किन तत्वों से मिलकर सोशल ग्रुप बनता है, या सोशल ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए किन चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सोशल यूनिट। सोशल यूनिट का मतलब क्या हो गया? सामाजिक इकाई। मतलब एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एसोसिएशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उनका एकत्रीकरण होना चाहिए। पहला एलिमेंट ये हो गया। साइकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड रेसिप्रोकल रोल्स। साइकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का मतलब क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक वार्तालाप उनमें होनी चाहिए, और साथ ही साथ रेसिप्रोकल रोल मतलब पारस्परिक जो भूमिका है वो उनमें होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो आपका कोई ना कोई रोल उसमें आइडेंटिफाइड होना चाहिए। वैसे ये ड्यूरेबल कॉन्टेक्ट्स, ग्रुप मेंबर्स जितने भी हैं किसी ग्रुप के, उनके बीच का जो संपर्क है वो टिकाऊ होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक चलने वाला हो। और वैसे ही आपका है डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। मतलब सामाजिक व्यवहार का एक विशिष्ट पैटर्न होना चाहिए। मतलब हम आपस में एकत्रित क्यों हुए हैं? क्योंकि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हमको करना है, तो वो पैटर्न हमको दिखना चाहिए कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तभी वो ग्रुप कहलाएगा। शेयरिंग ऑफ नॉर्म्स एंड इंटरेस्ट्स। मतलब जो भी नॉर्म्स है, मानदंड है, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस वहां पे होने चाहिए। उनकी एक सामान्य रुचि भी होनी चाहिए। ठीक है ना? पैटर्न ऑफ लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। किसी भी ग्रुप में कोई ना कोई एक व्यक्ति नेतृत्व करने वाला हो और बाकी के जो लोग हैं फॉलोअर्स हो, मतलब उनकी बातों को वो मानते हैं। इस प्रकार से एज ए होल अगर हम कहें तो अ ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स विथ रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस हु हैव कम टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल। मतलब कोई भी समूह जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का क्या है? कलेक्शन है, एकत्रीकरण। विथ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, जिनके बीच में आपसी वार्तालाप हो रहा है।
who have come together to achieve common objectives। और ये लोग एक साथ क्यों आए हैं? किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। तो जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो टू और मोर इंडिविजुअल्स होना यहाँ पे आवश्यक है। पहला पॉइंट ये हो गया। विथ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। सभी के बीच में आपसी वार्तालाप होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। who have come together to achieve common objectives, और उनके बीच एक निश्चित उद्देश्य है और उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो एकत्रित हुए हैं। तो ये सारी चीजें होंगी तब कोई ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। अब हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ डेफिनेशंस दिए गए थे। अकॉर्डिंग टू चिताम्बर, a social group is a unit of two or more people in reciprocal interaction and in communication with each other। तो इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? समूह दो या अधिक लोगों की इकाई है जिनमें आपसी अंतः संबंध या एक दूसरे के साथ संचार होता है। वैसे ही मैक्लेवर ने डिफाइन किया था। मैक्लेवर डिफाइंड सोशल ग्रुप एज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स who enter into distinctive social relationship with one another। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सामाजिक समूह लोगों का संग्रह है जो एक दूसरे के साथ विशिष्ट सामाजिक संबंध रखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल जोन्स, a social group is two or more people between whom there is an established pattern of interaction। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं दो या अधिक लोग जिनके बीच अंतः क्रिया का स्थापित तरीका है, सामाजिक समूह कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न एंड निमकॉफ, whenever two or more individuals come together and influence each other, they may said to constitute a social group। तो ये सोशल ग्रुप का जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ये हम बोल सकते हैं कि सही डेफिनेशन है एक तरीके से। और उसकी हिंदू में बोलेंगे, जब कभी दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के हिसाब से इस प्रकार से सोशल ग्रुप को परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, अर्थात सामाजिक समूह है उसको कितने प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें पहला वर्गीकरण आप लोग देख रहे हैं, और ये वर्गीकरण भी अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग प्रकार से दिया गया है। उसी के कुछ रूप हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें पहला है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों के प्रकार के आधार पर। तो संबंधों के प्रकार के आधार पर या टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के आधार पर दो रूप में इसको बांटा जा सकता है। दो तरीके से बांट सकते हैं ग्रुप को। एक है आपका प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है? स्मॉल इन साइज, छोटे आकार का होता है। पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप एमंग मेंबर्स। तो प्राइमरी ग्रुप की विशेषता और क्या होती है कि पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशंस, जो इसके ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होता है। ठीक है ना, इसमें वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है। फेस टू फेस एसोसिएशन इज देयर बिटवीन द मेंबर्स। यहाँ पे आमने सामने का संबंध होता है, फेस टू फेस एसोसिएशन या रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स। तो इसके एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं फैमिली। तो फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है, और आप लोगों की फैमिली है तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका क्या रिलेशन, ठीक है ना। तो वो जो विशेषताएं हैं वो प्राइमरी ग्रुप की विशेषता होती है। वैसे आपका फ्रेंडशिप ग्रुप हो गया, प्ले ग्रुप हो गया, ये सब प्राइमरी ग्रुप्स के उदाहरण है। इसमें दूसरा है आपका सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो है वो साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी ग्रुप। पर्सनल एंड डिस्टेंट रिलेशनशिप एमंग मेंबर्स, इम्पर्सनल मतलब यहाँ पे इंटीमेट रिलेशन है, यहाँ पे इम्पर्सनल रिलेशन मतलब यहाँ पे फेस टू फेस कांटेक्ट भी नहीं होता है, और सदस्यों के बीच में जो प्रगाढ़ता संबंध प्राइमरी समूह में पाया जाता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण पॉलिटिकल ग्रुप क्यों हुआ कि पॉलिटिकल ग्रुप साइज में बहुत बड़ा होता है। जैसे कोई भी आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ले लीजिए, उसके मेंबर्स जो है दूसरे मेंबर को जानते नहीं है, लेकिन नहीं जानते हुए भी वो उस पॉलिटिकल
ग्रुप के मेंबर, तो उनके बीच में इम्पर्सनल रिलेशन है, डिस्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है इसका लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉय एसोसिएशंस एटसेट्रा। ये सब सेकेंडरी ग्रुप के आपके उदाहरण। बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स, समूह के संगठन और कार्य प्रणाली के आधार पर, तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं अपन, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि दीज आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर। अगर कहीं पे भी हम रूल्स रेगुलेशंस लगा दें और कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर थिंग इज अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम किया जा रहा है तो हमेशा वो चीज फॉर्मल होगी, ठीक है ना। तो वैसे फॉर्मल ग्रुप मतलब क्या हुआ कि उस ग्रुप के मेंबर अगर हैं कोई व्यक्ति, तो उस नियम को उनको फॉलो करना होगा, तभी उस ग्रुप के मेंबर वो रह सकेंगे। तो इस प्रकार के ग्रुप को फॉर्मल ग्रुप कहेंगे। जैसे कि आपका है लेबर यूनियन, तो लेबर यूनियन का मेंबर कोई व्यक्ति तभी हो सकता है जब लेबर यूनियन के जो बाइलॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हुए वो चले। विलेज काउंसिल, विलेज काउंसिल मतलब कि गांव में जो पंचायत समिति वगैरह जो बनती है, ठीक है ना, उसके मेंबर भी तभी रहेंगे लोग जब उसके नियमों का वो पालन करेंगे। स्टूडेंट यूनियंस, ये सब उदाहरण है फॉर्मल ग्रुप्स के। इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अनौपचारिक समूह, मतलब इसमें कोई औपचारिकता नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है इसमें, आपको किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो समूह है वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। फैमिली, फैमिली आपका इनफॉर्मल ग्रुप है, यहाँ पे कोई नियम कायदा कानून नहीं है, ठीक है ना। फ्रेंडशिप ग्रुप आपका हो गया, प्ले ग्रुप वगैरह हो गया, तो ये सब आपके इनफॉर्मल ग्रुप के उदाहरण। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ मेंबरशिप, समूह के संरचना एवं सदस्यता के आधार पर इसको दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं। एक है वॉलंटरी ग्रुप और दूसरा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी ग्रुप का मतलब हुआ स्वैच्छिक समूह, और इनवॉलंटरी ग्रुप का मतलब क्या हुआ, अनिवार्य समूह। तो स्वैच्छिक या वॉलंटरी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से उस समूह का सदस्य बन सकता है अगर वो चाहे तो, और नहीं चाहे तो उसका सदस्य वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो ये वॉलंटरी ग्रुप होगा। जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप आपका दोस्त वाला जो समूह होता है दोस्तों का, तो उस समूह में आपको रहना है तो आप रहें, अदरवाइज ना रहें, आपकी मर्जी है। प्ले ग्रुप, ठीक है ना, इनके साथ आप खेलते हैं, 10 12 15 या 5 7 लोगों का जो आपका ग्रुप होगा, उस ग्रुप के मेंबर आप अपने स्वेच्छा से रह सकते हैं, ठीक है ना। इनवॉलंटरी ग्रुप मतलब अनिवार्य ग्रुप, मतलब इसमें अनिवार्यतः आपको रहना ही पड़ेगा, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मतलब कि आप जन्म लेते ही ऐसे कई समूह होते हैं जिसके सदस्य आप बन जाते हैं, जैसे फैमिली, ठीक है ना, तो परिवार के आप सदस्य हैं तो उस ग्रुप के आप मेंबर हो गए, आप चाहे चाहे ना चाहे, ठीक है ना। कास्ट वाला जो ग्रुप होता है, जाति वाला, तो जिस जाति में आपने पैदा लिया है उस जाति का आप मेंबर हो गए, मतलब उस बड़े समूह का आप मेंबर हो गए, तो वो इनवॉलेंट्री। वैसे नेबरहुड, नेबरहुड मतलब क्या हुआ, आपके आस पड़ोस वालों का जो समूह जो बनता है, तो आपके पड़ोसी आपके समूह के मेंबर होंगे, नेबरहुड ग्रुप के। आप चाहें चाहे ना चाहें आप भी उसके सदस्य हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे कम्युनिटी ग्रुप आपका जो भी आपकी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की ग्रुप आप उस ग्रुप के आप मेंबर बन जाते हैं आपकी मर्जी के बगैर ही। वैसे यहाँ पे बेस्ड ऑन सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग के आधार पर, तो सोशल क्लास के बारे में हम लोग पहले ही डिटेल्ड स्टडी कर लिए हैं। तो इसको दो रूपों में हम बांट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप और वर्टिकल ग्रुप, क्षैतिज समूह और लंब रूपी समूह। तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप का मतलब क्या है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर अलाइक और सिमिलर इन स्टेटस और पोजीशन इन द क्लास सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। तो क्लास सिस्टम के हिसाब से अपन स्ट्रेटिफिकेशन पढ़े थे, तो उस स्ट्रेटिफिकेशन में क्लास सिस्टम के हिसाब से जितने क्लासेस में बांट सकते हैं, उन अलग अलग क्लासेस की विशेषता क्या होती थी कि वो समान रहते थे, स्टेटस और उनकी पोजीशन उस पर्टिकुलर क्लास में उन सदस्यों की जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो समान रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है
उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ग्रुप बोलेंगे। और वर्टिकल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि इन्हीं अलग अलग जो आपके ग्रुप्स हैं, ओरिएंटल ग्रुप, ठीक है ना, उनमें से कुछ कुछ सदस्य मिलके एक और दूसरा ग्रुप बनाता है, ठीक है, वो वर्टिकल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस और पोजीशन समान नहीं है, अलग अलग जो ग्रुप हैं वो सारे ग्रुप के मेंबर मिलके एक अलग ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे, रेस, रेस मतलब क्या हो गया, जो जाति होती है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे कि हम लोग काले या गोरे का जो भेद करते हैं, तो काले लोगों का एक अलग समूह बन जाता है, उनका स्टेटस कुछ भी हो, उनका पोजीशन कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसमें और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स के मेंबर्स हो सकते हैं। काले लोगों को हमने अलग बांट दिया, उनका अलग ग्रुप बन गया। गोरे लोगों को हमने अलग बांट दिया, उनका अलग ग्रुप बन गया। जैसे इंडिया में हम लोग जो जाति के आधार पर जो लोगों को बांटते हैं, ठीक है ना, उस आधार पर भी उनका स्टेटस और पोजीशन तो एक नहीं होता है, उनका अलग अलग होता है, लेकिन वो सारे लोग मिलके किसी एक जाति के सदस्य हैं, ठीक है ना, तो उनका एक अलग ग्रुप होगा। ये वर्टिकल ग्रुप कहलाएगा। वैसे नेशन, ठीक है ना, एक तरफ जब आप अलग अलग क्लास की बात करते हैं और जेंटली स्टेटस और पोजीशन उनका सेम है, उनके आधार पर आपने बांटा हुआ है, लेकिन उनमें से ही सारे लोगों को आपने मिला दिया, तो नेशन, राष्ट्र का पूरा समूह आपका एक बन गया। तो ये आपका वर्टिकल ग्रुप कहलाएगा, बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है। पर्सनल फीलिंग के आधार पर या फिर व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इन ग्रुप और आउट ग्रुप का सीधा सा मीनिंग ये है कि मेरा ग्रुप और उनका ग्रुप, ठीक है ना, मैं जिस ग्रुप का मेंबर हूँ वो मेरा ग्रुप कहलाएगा, और अदर देन जो और दूसरे ग्रुप्स हैं वो सारे उनके ग्रुप कहलाएंगे। मेरा ग्रुप और उनका ग्रुप, तो फैमिली, प्ले ग्रुप, ये सब तो आपका ग्रुप है, आप उसके मेंबर्स हैं। लेकिन देयर क्लास, देयर चर्च, ठीक है ना, देयर कास्ट, इन सब की अपन बात करें तो वो आउट ग्रुप कहलाएगा। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ग्रुप, समूह के आकार के आधार पर दो प्रकार से बांट सकते हैं इसको, स्मॉल ग्रुप हो गया और लार्ज ग्रुप, छोटा समूह और बड़ा समूह। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस देन 30, मतलब अप टू 30 मेंबर्स तक अगर हैं किसी समूह में तो वो छोटा समूह कहलाएगा। फैमिली, प्ले ग्रुप वगैरह जो है छोटे समूह के अंतर्गत आता है। लार्ज ग्रुप, 30 से ज्यादा सदस्य वाले अगर ग्रुप है तो उसको लार्ज ग्रुप के अंतर्गत जनरली हम रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पॉलिटिकल ग्रुप, लेबर यूनियन वगैरह लार्ज ग्रुप या बड़े समूह के अंतर्गत आएंगे। अदर ग्रुप्स के रूप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और इसमें है आपका डेलीगेट ग्रुप, इसको प्रतिनिधि समूह भी बोलते हैं। प्रतिनिधि समूह का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग जो और ग्रुप होते हैं उन ग्रुप को प्रतिनिधित्व करने वालों का समूह। जैसे गांव में आप लोग देखेंगे कि अलग अलग वार्ड में बटा होता है, अलग अलग वार्ड से एक एक पंच का चुनाव किया जाता है। पंच जो है अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन अपने आप में वो वार्ड एक ग्रुप है, और उसका पंच जो है अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सभी वार्ड के पंच को अगर मिला दिया जाए, उनका जो ग्रुप बन रहा है, साथ में सरपंच भी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत कंस्टिट्यूट कैसे होता है, आपका सरपंच और पूरे पंच मिला के, इनका जो ग्रुप होगा वो डेलीगेट ग्रुप होगा, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं और भी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूएनओ भी एक एग्जांपल है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे देश का कोई एक प्रतिनिधि होगा, दूसरे देश का कोई और प्रतिनिधि होगा, ऐसे करके जो पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं सारे देश के प्रतिनिधियों को मिला के यूएनओ बन रहा है, ठीक है ना। अगर हम मेंबर हैं उसके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका जो ग्रुप होगा वो डेलीगेट ग्रुप कहलाएगा। लोकेलिटी ग्रुप, लोकेलिटी ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि किसी निश्चित स्थान पर, या फिर इसको स्थानीय समूह भी कहते हैं, किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले समूह को अपन स्थानीय समूह कहेंगे, ठीक है ना। तो नेबरहुड, नेबरहुड मतलब वो एक निश्चित स्थान पर ही होगा जहाँ पे आप रह रहे हैं, और आपके दो चार 10 पड़ोसी हैं, उनसे मिल के जो आपका ग्रुप बनता है वो उसी स्थान का ही ग्रुप होगा वो,
ठीक है ना। आपकी कम्युनिटी जहाँ पे है, कम्युनिटी वहीं पे रहेगी। विलेज या शहर का कोई अगर ग्रुप है, वो लोकेलिटी उसकी वहीं पे रहेगी, उसको हम इधर से उधर ट्रांसफर करने की बात नहीं कर सकते, स्थानांतरित करने की बात नहीं कर सकते। ठीक है ना। रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या हो गया? संदर्भ ग्रुप। संदर्भ ग्रुप मतलब क्या हो गया? इन दिस ग्रुप द इंडिविजुअल फील्स आइडेंटिफाइड विद द ग्रुप बट ही मे और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ ग्रुप। मतलब कोई भी व्यक्ति की पहचान उस ग्रुप के सदस्य के रूप में होता है, लेकिन वो उसका सदस्य एक्चुअली नहीं होता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जो हमारे गुरु होते हैं उनके अनुयायी हैं, या उनके जो भी नियम कायदा कानून है उसको मानने वाले फॉलोअर हैं हम किसी, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली हम उनके द्वारा बनाए हुए ग्रुप के मेंबर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो भी रास्ता हमको दिखाया गया है उस रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं, ठीक है ना, एक तरीके से आप उस ग्रुप के मेंबर कहे जाएंगे, ठीक है ना। वो आपका क्या हो गया? रेफरेंस ग्रुप। ठीक है ना। मतलब आपकी पहचान उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जो हैं और वहां के जो भी नियम कायदा कानून हैं उसको आप मान रहे हैं, इस रूप में हो रहा है, वो आपका रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन के कितने स्टेज होते हैं, कि ग्रुप का फॉर्मेशन होता कैसे है? ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेज आप लोग यहाँ पर देखिए, फॉर्मिंग स्टेज। इस फॉर्मिंग स्टेज को हिंदी में बोल सकते हैं संगठित होने की अवस्था। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। इट इज द ओरिएंटेशन स्टेज। ये ओरिएंटेशन स्टेज होता है, मतलब कि जब कोई ग्रुप फॉर्म होने का रहता है तो आपस में लोग इस समय एक साथ एकत्रित होते हैं। ठीक है ना। समूह निर्माण की ये प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में सदस्यों के अंदर संरचना, उद्देश्य, नेतृत्व संबंधी अनिश्चितताएं होती है। ठीक है ना। इस अवस्था पर औपचारिक नेता समूह की रुचि के बीच देखने को मिलता है। ठीक है। वैसे आपका स्टॉर्मिंग स्टेज का मतलब क्या हो गया? आक्रामक अवस्था। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन मतलब लोग एकत्रित हुए, एकत्रित होने के बाद उसमें आपसी वार्तालाप चालू होगा, वाद विवाद चालू होगा कि आखिर हम इस ग्रुप के माध्यम से हमको करना क्या है। ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी होगा, कोई किसी के राय को मान रहा है, कोई किसी के राय को नहीं मान रहा है, कन्फ्रंटेशन भी होगा, क्रिटिसिज्म्स भी होगा। ठीक है ना। इस अवस्था में क्या क्या हो गया? आलोचना, आमने सामने की वार्ता। ठीक है ना। और जो भी लोगों की आशंकाएं हैं वो मीटिंग के द्वारा एक दूसरे पर वो व्यक्त करते हैं। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? स्टॉर्मिंग स्टेज। फिर नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज का मतलब होता है नियम निर्माण अवस्था। ठीक है। तो यहाँ पे लोग एकत्रित हुए, आपसी वार्तालाप हुई, कई चीजें डिसाइड हुई, डिसाइड होने के बाद फिर यहाँ पर नियम निर्माण अवस्था। अब नियम का निर्माण वो करते हैं, डिपिक्ट कोहेसिवनेस एंड क्लोज रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स। अब यहाँ पे जब इस स्टेज पे आते हैं तो लोग आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड महसूस करते हैं। ठीक है ना। आपसी संबंध उन लोगों का बनने लग जाता है, नियम कायदा कानून वो बनाते हैं कि किस तरीके से हमको आगे चलना है। तो ये नॉर्मिंग स्टेज हो गया। फिर परफॉर्मिंग स्टेज। तो परफॉर्मिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कार्य करने की अवस्था। ठीक है ना। तो क्या कार्य किया जाना है, वो कार्य करना स्टार्ट होता है इस स्टेज पे। ठीक है ना। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय टीम वर्क, रोल क्लैरिटी एंड टास्क एकम्प्लीसमेंट। ठीक है ना। टीम वर्क की भावना यहाँ पे आती है, टीम वर्क के साथ लोग काम करते हैं। ठीक है ना। टास्क एकम्प्लीसमेंट, जिस भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो एकत्रित हुए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति में वो लग जाते हैं। ठीक है ना। फिर आता है आपका जर्निंग स्टेज। तो ये हो गया स्थगन अवस्था। तो ये स्थगन अवस्था दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं या ग्रुप के मेंबर्स एकत्रित हुए हैं, तो एडजर्न होगा, स्थगन होगा।
तब ग्रुप जो है भंग होना प्रारंभ होगा, या तो फिर सदस्यों ने निर्णय लिया हो कि वे समूह समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये दो स्थितियां हो सकती है ग्रुप के अर्जन होने की। तो ये 5 स्टेजेस हैं आपके ग्रुप फॉर्मेशन के। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स कंसीडर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप फॉर्मेशन के कारक क्या है, ये ग्रुप क्यों फॉर्म हो जाते हैं या करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ग्रुप में बी organized at any time when some individuals feel that there is a need that cannot be satisfied individually and there is no group already in existence to meet that needs। तो ये ग्रुप कैसे फॉर्म हो जाते हैं, ये ग्रुप में भी ऑर्गेनाइज्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है जब कुछ व्यक्ति ये महसूस करते हैं ये पर्टिकुलर आवश्यकता की पूर्ति अकेले में नहीं हो सकती। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें कुछ लोगों का एक समूह बनाना होगा, तभी वो आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकते हैं, तब ये ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ देयर इज नो ग्रुप ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस टू मीट दैट नीड, और उस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पहले से कोई समूह ना हो, तब ये ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। A new group may be organized even if similar groups are located elsewhere। अगर सिमिलर ग्रुप दूसरे जगह स्थित है, ठीक है ना, तो हम अपने स्थान पे उस प्रकार के ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं या हो जाता है। ग्रुप में बी ऑर्गेनाइज्ड विद और विदाउट स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पीपल कैन बी मोटिवेटेड टू फॉर्म ग्रुप्स। अब ग्रुप फॉर्म करने के लिए लोग किस प्रकार से मोटिवेट होते हैं, या कौन सी चीजें हैं जो लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि आपको ग्रुप का फॉर्मेशन करना है। ठीक है ना, तो यही जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं इसी को हम ग्रुप फॉर्मेशन के फैक्टर्स के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। टू सिक्योर देमसेल्व्स एज फॉर एज इकोनॉमिक सोशल साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है ना, तो लोग एक सिक्योरिटी चाहते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि निश्चित अर्निंग आपकी हो। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि लोगों के साथ आप मिलजुल कर अपना जीवन यापन करें। ठीक है ना, साथ ही साथ आपका साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सिक्योरिटी भी लोग चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी वो सुदृढ़ रहे, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक रूप से भी वो सिक्योर रहे। तो ये सब सिक्योरिटी के कारण लोग एक साथ ग्रुप में आते हैं और चीजों को ग्रुप के मेंबर के रूप में परफॉर्म करते हैं टू सेटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है ना, तो जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उसको सेटिस्फाई या संतुष्ट करने के लिए ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ये साइकोलॉजिकल नीड एक्चुअल में क्या होता है, अटैचमेंट की जो भावना होती है। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर द सोशल यूनिट्स, मतलब कि हम अकेले नहीं रह सकते, हमको लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, हमें लोगों के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन हमको मिलना चाहिए, लव अफेक्शन हमको मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये सब साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या इसकी संतुष्टि के लिए लोग ग्रुप में आते हैं या ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है ना, नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या होगा कि निश्चित किसी निश्चित उद्देश्य को अगर हमको प्राप्त करना, किसी निश्चित लक्ष्य तक अगर हमको प्राप्त करना है, तो वो हम ग्रुप के माध्यम से ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है या पर्टिकुलर गोल है, ठीक है ना, उस चीज को अचीव करने के लिए भी लोग एक ग्रुप में आते हैं या ग्रुप का फॉर्मेशन उस कंडीशन पर भी होता है। टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस बाय कन्विंसिंग रोल ऑफ सोशल ग्रुप इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। यहाँ पे अब कृषि प्रसार को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। कृषि प्रसार मतलब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे पहले इंडिविजुअल अप्रोच हुआ करता था, अब ग्रुप अप्रोच हो गया। जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात करते हैं तो ग्रुप अप्रोच हम अपनाते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप अप्रोच अपनाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। टाइम सेविंग होती है, वहां पे लीडर वगैरह का चयन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी ग्रुप का फॉर्मेशन करना पड़ता है या ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं
जिसकी वजह से ग्रुप फॉर्मेशन होता है। फिर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार में सोशल ग्रुप का क्या महत्व है, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट विथ मोर फार्मर्स, ज्यादा से ज्यादा किसानों से हम संपर्क साध सकते हैं अगर हम ग्रुप अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल अप्रोच ना करके हम ग्रुप अप्रोच करें, एक ही समय में 30 40 50 लोगों का जो समूह है वहां तक हम टेक्नोलॉजी पहुंचा सकते हैं। ग्रुप हेल्प टू चूज टारगेट फार्मर्स, ठीक है ना। और इसी ग्रुप के माध्यम से हमारा टारगेट फार्मर्स कौन होगा उसका भी चयन हम आसानी से कर सकते हैं। इम्प्रूव द लर्निंग एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। मतलब कि जो गति है हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का या लोगों को सिखाने की जो गति है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इनेबल्स फार्मर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स, मतलब जो भी हमारे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम सक्षम बना सकते हैं कि किसान उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मतलब उनका पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब ग्रुप में अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं तो उनमें कंपटीशन की भावना भी आती है कि मैं इसे अच्छा करके दिखाऊं, ठीक है ना। इम्प्रूव्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मर्स प्रॉब्लम्स, फार्मर्स की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का एकत्रीकरण भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम ग्रुप अप्रोच कर रहे हैं। समूह में अगर किसानों की समस्याओं को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर फार्मर्स टू टेक जॉइंट डिसीजंस एक्शंस, प्रोवाइड्स ए फोरम, एक फोरम हमको एक प्रोवाइड करता है किसानों का जहाँ पे जॉइंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। केवल एक किसान को पूछ के हम कोई डिसीजन में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि और दूसरे किसानों की दूसरी समस्याएं हो सकती है, दूसरी आवश्यकताएं हो सकती है। इसलिए अगर हम ग्रुप में किसानों की राय लें तो हम वहाँ पे एक कॉन्क्रीट जो हमारा डिसीजन है वहां तक हम बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है अगर हम ग्रुप अप्रोच की बात कर रहे हैं, और लोगों तक वो जो संसाधन हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। तो ये सब आपके सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह का महत्व है इसी प्रसार के क्षेत्र में। तो थैंक यू वेरी मच, इज ऑल अबाउट